मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, कौमी और बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल। तर्जुमान एविएशन डिवीजन का कहना है गवादर और तुर्बत के अलावा तमाम एयरपोर्ट से ऑपरेशन बहाल होगा। बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाजें ऑपरेट होंगी, जबकि कार्गो परवाजें भी उड़ान भर सकेंगी। चार्टर्ड तैयारे भी पाकिस्तान में ऑपरेट हो सकेंगे। फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत का FBR को जस्टिस फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को जायदादों से मुताल्लिक 7 दिन के अंदर नोटिस और 60 रोज में फैसला करने का हुक्म। FBR हुक्काम फैसला करके 75 रोज में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने के पाबंद। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। शहजाद अकबर ने कहा कि फैसला किसी की हार या जीत नहीं, ख्वाहिश होगी मामले पर कोई बात ना की जाए। अदालती फैसले पर अपनी सफाई पेश कर दी। पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी थी कि अदालत मामला FBR को भेज दे। मुकम्मल आज़ादी में ही अदलिया का वक़ार है। अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म और दीगर को कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को हर सूरत मनाने पर इत्तफाक। मुज़ाकराती टीम की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का अख्तर मेंगल को फ़ोन, मुलाकात का वक्त मांग लिया। BNP रहनुमा ने जवाब दिया, बलोची रिवायात के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आज मुलाकात का इम्कान। दूसरी तरफ शहबाज गिल का दौरा कोयटा, वज़ीर आला बलोचिस्तान और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने 16 और 17 जून को कतर का दौरा किया। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को कानून में 4 मुतनाज़ तरामीम ख़त्म करने की हिदायत। नैब से प्री बारगेन करने वाले फ़र्द को कंपनी बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत ने सरकारी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने का इख्तियार वापस लेने की तरमीम भी ख़त्म कर दी जाएगी। सूबे भर के अस्पतालों और DHOs को टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने की हिदायत। तमाम स्टाफ को 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर फिक्स तनख्वाह पर तैनात किया जाएगा। नए स्टाफ को कोरोना ICU और HDU में तैनात किया जाएगा। इकसठ मेडिकल आलात की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 माह के लिए मेडिकल आलात बगैर टैक्स के मंगवाए जा सकेंगे। जिन आलात पर छूट दी गई है उनमें रियल टाइम PCR सिस्टम भी शामिल है। ट्यूब्स फॉर्मेट, बायोसेफ्टी कैबिनेट, ऑटोक्लेव, मल्टी चैनल्स पाइप और सिंगल चैनल पाइप भी शामिल है। वैक्यूम फोल्ड, माइक्रो सैनिटरी फ्यूज, वायरल RNA VTM भी टैक्स फ्री करार। आज से भी ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। इस वक्त तो इन 60,000 जो हमारे बहन भाई जो रिकवर कर बैठे हैं, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ये दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी का भी सदका निकालें और ये बहुत सारी ज़िंदगियां बनाने का ज़रिया बने। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं और नेकियां कमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि प्लाज्मा देकर मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर आप में से कोई कोरोना से सेहतयाब हो चुका तो प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। ऑस्ट्रेलिया में जाल में फंसी 2 व्हेल मछलियों को इमदादी टीमों ने आज़ाद कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। व्हेल मछलियां जाल से निकलकर गहरे समंदर में चली गई।
और श्रीलंका ने पानी के नीचे तामीर अपने पहले अजायब घर को आवाम के लिए खोल दिया। म्यूजियम को श्रीलंकन बहरिया ने बनाया जो 50 फीट गहराई में है। श्रीलंका में कोरोना वबा के बायस बंद सयाहती मकामात 1 अगस्त से खोले जाएंगे। एजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो रेफरेंस है इसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब अगर मौजूदा तनाजुर को आप देखते हैं तो नजर सानी की भी 7 दरखास्तें दायर हुई। अब इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मंजरनामा बनता हुआ आप देखते हैं? FBI को 7 दिन का वक्त दिया गया है। पहली तो बात यह है कि मेरे पास इस वक्त कोई मुफस्सल फैसला तो है नहीं जो कुछ कह सकूं। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक यही लगता है कि इसको बदनीयती पे, मैलाफाइडी की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है 7 जजों ने। अगर दिया है तो किसकी मैलाफाइडी है? वो वज़ीर आज़म की है, वो सदर की है, वो लॉ मिनिस्टर की है, अटॉर्नी जनरल की है, इसकी भी है। उसको नोटिस देना लाजमी होता है। ये रेफरेंस यूं ही फैसला नहीं दिया जा सकता कि आप बदनीयती पे मबनी है। मबनीयती एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। वो मैं उस पर अभी आता हूँ, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में था। जहाँ तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का ताल्लुक है, ये लाजिम है कि साबित किया जाए कि जिस शख्स की उसको मौका दिया जाए कि वो क्या बता सके कि मेरी बदनीयती नहीं हुई। गलती अगर हो गई है तो हो सकती है। गलतियां तो 4000 के जितने एहलकार हैं सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों के, वो रोजाना 4000 गलतियां करते होंगे, पर बदनीयती उसको करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसको खुद ये पेश करके, नोटिस दे के और पूछा ना जाए कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है और हम समझते हैं ये बदनीयती पर है, आप साबित करो कि ये बदनीयती पर नहीं है। जब तक उसको मौका ना दिया जाए, मौका ना दिए बगैर रेफरेंस को मैलाफाइडी क्या किस तरह कहा जा सकता है, ये मुझे नहीं समझ आई। दूसरी बात यह है कि एक वजह थी, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में जो मैंने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये बदनीयती पे और मैलाफाइडी इन लॉ है, यानी कॉम्पिटेंट है, ये हो ही नहीं सकती रेफरेंस। वो इस तरह था कि उस रेफरेंस में जो फाइल की परवेज मुशर्रफ ने बतौर प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक खामी तो ये थी कि मैंने 2 जून 13 मार्च से इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2 जून तक मैं बैठा रहा, मेरे पास सारा मटीरियल था, सारा कुछ था। क्या किस तरह कहा जा सकता है, ये मुझे नहीं समझ आई। दूसरी बात यह है कि एक वजह थी, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में जो मैंने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये बदनीयती पे और मैलाफाइडी इन लॉ है, यानी कॉम्पिटेंट है, ये हो ही नहीं सकती रेफरेंस। वो इस तरह था कि उस रेफरेंस में जो फाइल की परवेज मुशर्रफ ने बतौर प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक खामी तो ये थी कि मैंने 2 जून 13 मार्च से इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2 जून तक मैं बैठा रहा, मेरे पास सारा मटीरियल था, सारा कुछ था। वो इस तरह था कि उस रेफरेंस में जो फाइल की परवेज मुशर्रफ ने बतौर प्रेसिडेंट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक खामी तो ये थी कि मैंने 2 जून 13 मार्च से इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2 जून तक मैं बैठा रहा, मेरे पास सारा मटीरियल था, सारा कुछ था। क्या किस तरह कहा जा सकता है, ये मुझे नहीं समझ आई। दूसरी बात यह है कि एक वजह थी, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में जो मैंने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये बदनीयती पे और मैलाफाइडी इन लॉ है, यानी
कॉम्पिटेंट है, ये हो ही नहीं सकती रेफरेंस। वो इस तरह था